नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सिक्स फेज की भी बात कर लें और बीजेपी मेरे हिसाब से 2024 के इलेक्शन में कहाँ वो मात खा गई। मात ये खा गई, बीजेपी की 272 तो इम्पॉसिबल है, मतलब इसमें तो कोई हो सकता है, कोई सवाल ही नहीं 272 आने का। मेरे हिसाब से 200 के अंदर है। मैं एक देखिए कहाँ पे बीजेपी का कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ। जो मुझे लगता है कि जैसे मेरे साथी सुबह आज हम लोग बात कर रहे थे, मोदी जी जब 2014 में आए थे तो मोदी जी के लंबे चौड़े वादे थे। मोदी जी का वादा था, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, देश में लगता था कि ये कांग्रेस तो बिल्कुल भ्रष्टाचार की मतलब गंगोत्री है, तो भ्रष्टाचार हटाने का उन्होंने नारा दिया कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम कितना सस्ता आप लोगों को सिलेंडर देंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, और ये सब वो कहते थे कि ये निकम्मा प्रधानमंत्री होता है जो डॉलर जिसके समय बढ़ने लगे उसको, मतलब वो क्या क्या नहीं बोलते थे मनमोहन सिंह को। और फिर उन्होंने जो सबसे बड़ा झांसा दिया वो ये दे दिया कि बाहर से हम ला के 15 लाख रुपए आप लोगों को देंगे। ये इस इलेक्शन में भी कहीं कहीं झारखंड में जाके बोल रहे हैं मैं इतना पैसा दूंगा। ये झांसा अब वो देने की कोशिश कई जगह कर रहे हैं। और इसमें सोने में सुहागा ये था कि जो हिंदू मतलब जो भक्त लोग थे उनको लगता था कि ये सब देखिए, जहाँ गुजरात मॉडल का एक छद्म नाम ले आए कि गुजरात मॉडल, सबको लगा गुजरात मॉडल। तो कुछ लोगों को लगता था भाई गुजरात मॉडल में जो एक दाग था और लोग उसको भुलाने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे, वो गोधरा के दंगे थे। लेकिन जब विकास 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 इतना, तो लोगों को लगता था भाई दंगा हो गया, लेकिन विकास तो ये आदमी इतना बढ़िया कर देता है। दूसरा जो भक्त लोग थे उनको लगता था कि आया है जरा इनको भी ठीक करेगा और अपना विकास भी होगा, अपने पास पैसा भी आएगा, मुसलमानों को भी ठीक कर देगा। हुआ ये कि पिछले 10 साल में मोदी जी केवल मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मुसलमानों के बारे में मालूम नहीं क्या क्या कह रहे हैं। वो CA NRC सब कुछ उनका टारगेटेड मुसलमानों के लिए होता है। अब जो भक्त हैं उनको भी लगता है कि यार ये विकास तो कहीं आया नहीं, विकास कहाँ है, विकास क्या कर रहा है, विकास क्या करेगा, ये किसी को नहीं पता है। तो अगर विकास पे आप टाँय फिस हैं और केवल हिंदू, अच्छा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में आपको मिल गए थे योगी जी, डबल इंजन सरकार। अब एक बुलडोज़र मॉडल, मुसलमान कुछ बोले उसके ऊपर उसके सारे वो बुलडोज कर दिए जाएं। और इतने प्रभावित है मोदी जी इस बुलडोज़र मॉडल से, वो कई जगह जाके बताने भी लगे हैं और दूसरी स्टेट में कि बुलडोज़र मॉडल। फिर एक और हुआ जो मतलब भाई अपने जगह के वो विधायक रहे हैं, वो MP रहे हैं, ये सारे लोग बाहुबली भी हैं। तो जिस तरह से अतीक अहमद को लुढ़काया गया, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई, लेकिन उसके बारे में अभी भी उनके परिवार वाले कहते हैं कि वो हत्या है। तो ये सब कुल मिला के ऐसा हाँ, और मैं भूल ही गया, आज़म खान को तो बिल्कुल ही ठीक कर दिया, बीवी भी जेल में, आज़म खान भी जेल में, लड़का भी जेल में, सबकी ऐसी की तैसी। तो इससे अच्छा क्या हो सकता था कि मुसलमानों को बिल्कुल। लेकिन मोदी जी बार बार भूल गए कि भाई आदमी को कुछ खाने के लिए भी चाहिए, उसको नौकरी भी चाहिए, उसको महंगाई से छुटकारा भी चाहिए। और इन सबके ऊपर मोदी जी ने सोने में सुहागा ये किया कि उन्होंने जब 2019 का इलेक्शन जीत के आए, उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी अपने में एक अलग तरह का है। वो कहता है कि बाबरी मस्जिद गिराना इज़ अ क्रिमिनल एक्ट, गलत था, लेकिन उसकी सांस में वो भावनाओं का, अच्छा एक तरफ हम लोग तो भाई आज से अभी तक ये सुनते आए थे कि जो अदालत है वो साक्ष्य पे, फैक्ट्स पे वो देती है, लेकिन यहाँ पे खैर मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो लंबा बहस हो जाएगी। गोगोई साहब को कैसे, रंजन गोगोई साहब को कैसे फिर राज्यसभा लाया गया, इत्यादि इत्यादि। अब इन सब के बीच राम मंदिर बना दिया। अब तो मोदी जी को लगा कि अब तो मतलब पूरा यूपी मेरी जेब में, गंगा पुत्र खुद बनी गए थे, यहाँ पे हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाला उनकी एक अपनी सरकार थी, डबल इंजन चल रहा था। इन सब के बीच 2024 का इलेक्शन आया। अब 2022 का विधानसभा इलेक्शन में वो एक अभी भी कंट्रोवर्सी रहेगी, लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि वो मोदी जी की जीत नहीं थी, वो योगी जी की जीत थी। लेकिन वो खैर बीजेपी अंतोगत्वा 2022 में फिर से सरकार बना ली। अब 2024 का लोकसभा आ गया है।
5 चरणों के चुनाव पड़ गए हैं। अब छठे चरण के चुनाव में 14 सीटें हैं और ये 14 सीटें हुए हैं, इसमें कुछ बसपा की भी हैं, 3-4-5 सीटें, लेकिन बसपा की सीटों को बीजेपी तो अपनी ही सीट मान रहा है। अब मैं जरा इन 14 सीटों में आपको सिलसिलेवार इसलिए बता रहा हूं कि जो सारा भट्टा बैठ रहा है बीजेपी का, वो उत्तर प्रदेश में बैठ रहा है। और पहले जब मैं 16 अप्रैल, मैं इसको बार बार रेखांकित इसलिए करता हूं कि 16 अप्रैल 2024 पे मैंने कहा था कि 50 पार नहीं करेगी। अब ये जो छठे फेज का जो देख रहे हैं और जैसी हालत है, अब बीजेपी को 40 के भी मतलब लाले पड़ रहे हैं, 40 सीट उत्तर प्रदेश से आने के। मैं एक एक सीट का आपको जल्दी से वो बताता हूँ। सुल्तानपुर में जहाँ जहाँ वोट है इस बार, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, छठे फेज का, जो 25 तारीख को सुल्तानपुर मेनका गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं। और यहाँ से ये कोई बीजेपी की ट्रेडिशनल सीट नहीं है। 99 2004 में बीएसपी जीती थी, 2009 में संजय सिंह जीते थे कांग्रेस से, 2014 में वरुण गांधी और फिर 2019 में मेनका गांधी। पिछली बार मेनका गांधी ने ये सीट केवल करीब 14,500 वोटों से जीती थी। और जो सेकंड रहे थे बीएसपी के सीबी सिंह, वो वहाँ के बाहुबली हैं, सोनू सिंह उनका बोले जाते हैं। तो सोनू सिंह को जो बीएसपी के कैंडिडेट थे, और पिछला इलेक्शन बीएसपी सपा मिलकर लड़ रही थी, केवल 14,500 वोट से हरा पाई थी। अब अच्छा, जबकि ये मैं जानकारी के लिए बता दूं कि संजय सिंह भी कांग्रेस के कैंडिडेट होकर लड़े थे, वो 41,000 वोट पाए थे। और शिवपाल जी की भी जो पार्टी थी वो भी लड़ी थी, वो 31,000 वोट पाई थी। तो ये वोट अगर इधर उधर होते तो मेनका गांधी चुनाव हार गई थी। इस बार मेनका गांधी फिर चुनाव है। अच्छा, मेनका गांधी जी के सामने समाजवादी पार्टी के रामबहाल निषाद है। अब एक जो बड़ा वहाँ पे वो हुआ है अभी 2-3-4 दिन पहले, जो सोनू सिंह हैं, जो बाहुबली हैं, जो पिछला चुनाव 14,000 वोट से हारे थे, वहाँ के मतलब दमदार विधायक रहे हैं कई बार, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। और उनको ज्वाइनिंग के लिए उनके अखिलेश यादव खुद आए, उनकी ज्वाइन कराए, तो अहमियत आप समझ सकते हैं। दूसरा, संजय सिंह जो भाई लोकल राजा साहब नजर आ रहे थे, इस बार कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो वहाँ का सीट ये मान के चला जा रहा है कि वहाँ मेनका गांधी की हालत खराब है, एडवांटेज इंडिया गठबंधन है। अब दूसरी सीट पे आ जाइए, प्रतापगढ़ में कुल 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें से एक विधानसभा में कांग्रेस की मोना मिश्रा जी हैं, प्रमोद तिवारी जी की लड़की। एक में अपना दल का जीता, अपना दल मतलब बीजेपी, और एक में बीजेपी जीती। 2 समाजवादी पार्टी के पास हैं। अब इसका जरा ये समझ लीजिए कि संगम लाल गुप्ता जी वहाँ पे 2019 में चुनाव जीते थे और खूब कंफर्टेबल जीते थे। 4,36,000 वोट मिले थे, बीएसपी को 3,18,000 वोट मिले थे। इस बार फिर संगम लाल गुप्ता जी हैं और उनके सामने जो एक नाम आ रहा है वो डॉक्टर एसपी सिंह पटेल। ये एक्चुअली क्या है, ये कई लोगों की जब इलेक्शन के हिसाब से अपना पटेल लगाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ये एसपी सिंह साहब हैं, लखनऊ पब्लिक कॉलेज के, ये पुराने, अब मैं माफिया टर्म यूज़ नहीं करता हूँ, कॉलेज मतलब इनके तमाम ब्रांचेस हैं, तमाम वो हैं, होटल भी है भीमताल में, बड़े आदमी हैं, पैसा इफरात है, एमएलसी रहे हैं, ग्रेजुएट काउंसिल, पत्नी कांति सिंह जी एमएलसी रही हैं। वो मतलब पैसा कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में हैं, कुर्मी हैं। अब वो पटेल के नाम से, मैं उनको पटेल के नाम से पहले नहीं जानता था, वो एसपी सिंह साहब ये पता था कि वो कुर्मी हैं, लेकिन वो अब अपना उनका जो कुर्मी वाला उन्होंने टाइटल लगा के वो वहाँ मैदान में उतर गए हैं, बढ़िया लड़ रहे हैं। और वहाँ पे ऐसा माना, अच्छा वहाँ पे एक और फैक्टर है, वहाँ पे एक फैक्टर राजा भैया है। राजा भैया, मैं फैक्टर इसलिए बोल रहा हूँ कि राजा भैया ने पिछली बार उनके यहाँ से भी कैंडिडेट लड़ा था जनसत्ता दल से, और उसको करीब 47,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं कि वहाँ राजा भैया कुछ नहीं। और राजा भैया ने अब ये बिल्कुल खुलेआम बताया है कि मैं प्रतापगढ़ में, और वहाँ पे वो कह ये रहे हैं कि हमने अपने लोगों से कहा है ऑन रिकॉर्ड, जब वो कैमरा आता है तो कहते हैं कि अपने लोगों से कहा है जहाँ जिसका मन हो वहाँ वोट दें। लेकिन ये सबको पता है, प्राइवेटली सबको पता है कि वो इस समय पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एडवांटेज एसपी सिंह पटेल, मतलब इंडिया गठबंधन। तीसरी सीट फूलपुर बार बार ये लगता है कि जवाहरलाल नेहरू की सीट, मतलब एक समय ऐसा देश का प्रधानमंत्री, उसकी सीट।
वहाँ पे विधानसभाएं 5 हैं, 4 बीजेपी, 1 समाजवादी पार्टी। और ये वही फूलपुर है जहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जी 2014 से सांसद बने थे, फिर बीजेपी के अध्यक्ष बने, फिर उनके ही नेतृत्व में बीजेपी ने 2017 में विधानसभा इलेक्शन जीते। हालांकि वो बाई इलेक्शन में सपा का कैंडिडेट जीत गया था, बीजेपी हार गई थी, ये मुझे ठीक से याद है। यहाँ पे बीजेपी के ने पिछली बार केशरी देवी पटेल ने बहुत अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीता था, समाजवादी पार्टी के पंधारी यादव वहाँ थे। 2019 में एक चीज़ और हुई थी कि जैसे इन सारे सीटों पे बीएसपी के वोट ट्रांसफ़र नहीं हुए थे सपा के लिए, ये सर्वविदित है। अब इस बार यहाँ पे बीजेपी के प्रवीण पटेल हैं। प्रवीण पटेल जी वहाँ के सिटिंग विधायक हैं बीजेपी के, और केशरी देवी जी का टिकट काट के इनको दिया गया है। और इनके बारे में एक और चीज़ है, इनकी पत्नी का नाम गोल्डी पटेल है, और वो शंख बजा के हर जगह चुनाव प्रचार करती हैं, वो शंख बहुत बढ़िया बजाती हैं, इस तरह से बताया जा रहा है। इनके सामने इंडिया गठबंधन के अमरनाथ मौर्य हैं। और यहाँ के बारे में आप अपने हिसाब से एसेस कर लीजिए, ये वही जगह है जहाँ फूलपुर में, जहाँ पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब गए थे, अभूतपूर्व भीड़ थी, नौजवान थे, बैरिकेडिंग टूट गई थी, और वहाँ पे वो जो भाषण नहीं दे पाए थे, ज़बरदस्त जन समर्थन है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एडवांटेज इंडिया गठबंधन है। चौथी सीट है इलाहाबाद की, अब उसको प्रयागराज बोलते हैं। प्रयागराज की सीट है जहाँ पर उज्ज्वल रमन सिंह लड़ रहे हैं। इसको कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। उनके सामने नीरज त्रिपाठी हैं। नीरज त्रिपाठी केशरीनाथ त्रिपाठी जी के लड़के हैं, और रीता बहुगुणा का टिकट काट दिया गया है। अब रीता बहुगुणा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी, वहीं की मेयर भी रही हैं, मतलब उनका टिकट काट दिया गया है, और वो कहीं भी चुनाव में नज़र नहीं आई हैं। तो वो क्या कर रही हैं, किसके पक्ष में, नहीं मालूम। उज्ज्वल रमन सिंह जी के पिताजी जो है रेवती रमन सिंह साहब, कुंवर रेवती रमन सिंह साहब, वो 2 बार इसी कंस्टिट्यूंसी से इलाहाबाद से सांसद रह चुके हैं। उज्ज्वल रमन सिंह भी यहीं से जीत के मंत्री भी हुए हैं, विधायक रहे हैं। और यहाँ पे भी ये सब जगह कहना है कि एडवांटेज इंडिया गठबंधन, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो 4 में 4 अभी तक एडवांटेज इंडिया गठबंधन है। अम्बेडकर नगर आ जाइए। अम्बेडकर नगर इसलिए समझना ज़रूरी है कि अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभाएं हैं, 5 सपा जीती थी 2022 में। अब अम्बेडकर नगर में क्या है कि यहाँ पे जो बीएसपी से जीते थे रितेश पांडे जी, उन्होंने अभी पार्टी छोड़ के वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, वो बीजेपी के सांसद। यहाँ से लालजी वर्मा लड़ रहे हैं। लालजी वर्मा यहाँ से जैसे सबका मानना है बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ पे एक बीएसपी के कमर हयात साहब भी आ गए हैं, लेकिन जैसा अम्बेडकर नगर में बहुत से लोगों को लगता है कि वहाँ बहुत मुस्लिम आबादी 14-15% है, कोई ऐसी नहीं है। तो कमर हयात साहब आए हैं, उनको कितना वोट काटेंगे, कितनी मदद कर पाएंगे बीजेपी की, देखने वाली बात होगी। लेकिन ग्राउंड पे 5 वो हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी लालजी वर्मा, मतलब इंडिया गठबंधन की एडवांटेज है। छठी सीट है श्रावस्ती की। श्रावस्ती की सीट इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहाँ पे जो विधानसभा है उसमें बीजेपी के पास 3, समाजवादी पार्टी के पास 1 है। अब यहाँ बीजेपी के साकेत मिश्रा जी लड़ रहे हैं। साकेत मिश्रा जी का कुल कंट्रीब्यूशन ये है पॉलिटिक्स में कि वो नृपेंद्र मिश्रा के लड़के हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी का पॉलिटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है ये आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। मतलब मुझे नहीं पता है कि उन्होंने कौन सी पॉलिटिक्स की है। अब जो इंडिया गठबंधन सपा के जो कैंडिडेट हैं राम शिरोमणि वर्मा जी सिटिंग एमपी हैं, लेकिन वो बीएसपी के टिकट पे जीते थे। इस बार बीएसपी की जगह वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि 2019 में राम शिरोमणि वर्मा जी ने दद्दन मिश्रा जो बीजेपी के थे, सिटिंग विधायक थे, उनको 5000 वोट से ही हराया था। तो इसलिए बीजेपी को ये लगता है कि ये बहुत ऐसी सीट है, सेफ सीट है, जहाँ जीत सकते हैं। लेकिन एक और जानकारी दे दूं, श्रावस्ती में 35% मुस्लिम आबादी है। ये फिगर इसलिए देता हूं कि ये एक वोटर इस समय ऐसा है, ये और दलित वोटर ऐसा है जो बिल्कुल ठीक से इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से एडवांटेज राम शिरोमणि वर्मा है, एडवांटेज इंडिया गठबंधन है। अब आ जाइए डुमरियागंज। डुमरियागंज में
जगदम्बिका पाल साहब हैं, तीसरी चौथी बार के सांसद हैं, खूब लोगों के बीच घूमते घामते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, रात में 3-4 बजे तक शादियाँ अटेंड करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके सामने कुशल तिवारी हैं, हरशंकर तिवारी जी के लड़के हैं। डुमरियागंज से उनका कोई बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन, वहाँ मुस्लिम मतदाता काफ़ी हैं, कुर्मी हैं, ये एक सीट को आप कह सकते हैं डुमरियागंज की, ये थोड़ा फाइट में है। अब इसमें से निकालेंगे, क्योंकि हवा जैसी बह रही है, लोग कह रहे हैं इस समय तो हवा चल रही है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। अगर हवा चल रही है तब कुशल जीत जाएंगे। अगर वैसे यहाँ कंटेस्ट है, ये बताना कहना ठीक नहीं होगा कि कौन जीता कौन हारा। तो अभी तक हम लोग 7 सीट कर चुके हैं, इसमें से 6 में इंडिया गठबंधन, 1 में फाइट। अब आ जाइए बस्ती। बस्ती में मतलब विधानसभा में बीजेपी 1, सपा के 3 विधायक और सोहेल देव पार्टी का 1 विधायक, मतलब बीजेपी ही मान लीजिए। यहाँ पे बीजेपी के हरीश द्विवेदी जी, जो पिछली बार के मतलब सिटिंग विधायक सांसद हैं, वही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 2019 में रामप्रसाद चौधरी को हराया था समाजवादी पार्टी के, वही फिर से उनके सामने हैं। और पिछला चुनाव बस्ती में केवल 30,000 वोटों से जीते थे हरीश द्विवेदी साहब। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि इस बार सारी चीज़ें, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, कैंडिडेट की भी होती है, कैंडिडेट वही है, मोदी जी की भी है, बीजेपी की भी है, और इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा है। और रामप्रसाद चौधरी बिल्कुल जमीन के आदमी हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मतलब एडवांटेज इंडिया गठबंधन। तो 8 में से 7 एडवांटेज इंडिया गठबंधन, 1 डुमरियागंज फाइट। अब आ जाइए संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में संजय निषाद जो इनके साथ हैं, निषाद पार्टी वाले, उनका लड़का प्रवीण निषाद सिटिंग सांसद हैं, 2 बार से, दूसरी बार 19 में थे। और वो जब योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने, उस समय गोरखपुर के बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होके उन्होंने एमपी इलेक्शन गोरखपुर से जीता था। फिर वो शिफ्ट कर दिए गए संत कबीर नगर। उनके सामने पप्पू निषाद हैं। ये संत कबीर नगर में ऐसा माना जा रहा है कि पप्पू निषाद और प्रवीण निषाद के बीच में अच्छी फाइट है, मतलब क्लोज कंटेस्ट है। कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। तो 9 में से 2 में फाइट और 7 में एडवांटेज इंडिया गठबंधन। अब मैं लालगंज की बात कर लूँ। लालगंज सुरक्षित है। लोकसभा 2019 में बीएसपी जीती थी। इस बार बीजेपी की नीलम सोनकर जी और समाजवादी पार्टी की दरोगा सरोज आमने सामने हैं। दरोगा सरोज 2 बार यहाँ से एमपी रह चुके हैं, पुराने हैं, ऐसा नहीं है। तो अब ये देखना है कि ये इस बार कौन है। इसको भी आप फाइट मान सकते हैं। तो अब कुल सीटें हो गई 10, 3 में फाइट, 7 में एडवांटेज इंडिया। अब आ जाइए आजमगढ़। आजमगढ़ में निरहुआ और धर्मेंद्र यादव जी के आमने सामने है। इसको सब लोग देख रहे हैं किस तरह से बसपा ने पहले भीम राजभर दिया था, फिर उन्होंने बीजेपी की मदद करने के लिए उन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया है। लेकिन पिछली बार जो गुड्डू जमाली थे, जो बसपा के टिकट पे लड़े थे, जिनको अच्छे वोट मिले थे, वो सपा में आ गए हैं और वो इस समय इंडिया गठबंधन को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से एडवांटेज इंडिया गठबंधन। तो 11 में 3 फाइट और 8 एडवांटेज आजमगढ़, एडवांटेज इंडिया गठबंधन। जौनपुर। अब जौनपुर का हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ। बाबू सिंह कुशवाहा जी और कृपाशंकर कृष्ण प्रताप सिंह जी के बीच में फाइट है, कांटे की टक्कर है। तो 12 में से आप ये मान के चलिए कि 4 में फाइट और 8 में इंडिया गठबंधन आ गया। अब मछली शहर इंटरेस्टिंग है। मछली शहर वो सीट है जहाँ पे बीजेपी केवल 181 वोट से पिछली बार जीती थी, 181 वोट से। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के पास 2 विधानसभाएं हैं 2022 के हिसाब से, अपना दल के पास 1, बीजेपी के पास 1 और सोहेल देव पार्टी के पास 1। यहाँ पे बीपी सरोज साहब जो 2019 में सिटिंग एमपी है, वही, उन्हीं को टिकट दिया है बीजेपी ने, वही लड़ रहे हैं जो 181 वोट से जीते थे। और उनके सामने प्रिया सरोज लड़ रही हैं, जो वहाँ के एक सांसद हैं, वहाँ के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, तूफानी सरोज जी की लड़की हैं। अच्छा इलेक्शन लड़ रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ एडवांटेज इंडिया गठबंधन है। तो 13 में 9 एडवांटेज इंडिया गठबंधन, 4 फाइट। और अंत में आ जा रहे हैं भदोही में कमलापत जी के पौत्र ललितेश्वर जी चुनाव लड़ रहे हैं।
बीजेपी 2019 में इस सीट को 44,000 वोट से जीती थी। कोई बहुत लंबी लीड नहीं थी। बीजेपी के यहाँ विनोद कुमार बिंद हैं, सिटिंग एमपी है, उन्हीं को टिकट मिला, वही लड़ रहा, उनके सामने ललितेश जी हैं। अब मेरा अपना ये जितना वहाँ से सूचनाएं आ रही हैं कि ललितेश बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, ललितेश जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कुल 14 सीट में 10 सीटों पे एडवांटेज इंडिया गठबंधन, 4 पे फाइट। इस 14 सीट में एक भी सीट आप ऐसी नहीं कह सकते हैं जहाँ पे कोई बीजेपी का कोई ये कह सके भाई ये बीजेपी के खाते में, कोई एक भी सीट नहीं। तो अगर ये स्थिति है तो बीजेपी का जो सबसे बड़ा डेंट है, जो बीजेपी उसको शायद राम मंदिर के सहारे या योगी जी के सहारे या बुलडोज़र के सहारे उसको लग रहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में इस डेंट को रोक लूँगी, उसके इसीलिए इसके लिए यहाँ बहुत बात नहीं करते थे। वो सबसे बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगने जा रहा है। और बीजेपी जो बाकी लोग तो बीजेपी से जो उत्तर प्रदेश में नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो किसी और जगह से करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के 6th फेज़ में भी बीजेपी के लिए बहुत अच्छी सूचना नहीं है, बहुत अच्छा आकलन नहीं है। अब चलिए, ये तो अंत में 4 जून को पता लगेगा कि कौन जीता कौन हारा। थैंक यू सो मच।